बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुस्तार चैनल के साथ आपसे मुखातब हूँ। आज हम आपको बताते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का गुमगम तलक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में जनरल रज़ाइया ख़ान से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला और उन्होंने अपनी पहली तकरीर करते हुए कहा कि मैं तहरीक ऐसे मोड़ पर अपनी इक़्तिदार संभाल चुका हूँ जबकि मुझे अपनी कौम के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी इस्लाहात की और बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि जिनकी वजह से उनको आज भी आवाम याद करती है। सबसे बड़ा उनका जो काम था, उन्होंने संतों को कौमियाने की पॉलिसी को शुरू किया। ये नंबर 1 पे था जी। उन्होंने जितने भी पाकिस्तान में कारोबार थे, इंश्योरेशन कॉरपोरेशन थी या जो भी पैसे का रेल पेल थी, वो 22 ख़ानदानों की मलकियत था। उन्होंने उनको पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए। ज़ब्त करने के बाद उन्होंने ये किया कि जितने भी बिज़नेस हैं वो सारे कौमी खाते में मतलब शुरू हो गए और तकरीबन हर बंदा जो था वो उसको सरकारी जॉब जो कि करते प्राइवेट थे उनको करने में मिल गई। जिनमें सबसे बड़ी जो सनत थी, पुराने पुर्जे छोड़कर मोटर गाड़ियों की जो सनत लगाई गई, बारी और बुनियादी केमिकल की सनत जो थी उसमें वो भी शामिल थी। बुनियादी ज़रूरत के सामान जो था जो कि वो भी उसमें शामिल था। फुलाद साजी और लोहे की सनत भी उसमें शामिल की गई। बारी मशीनरी की सनत शामिल थी। केमिकल का सामान उसमें शामिल था। सीमेंट की सनत शामिल थी। मुफाद आमा की सर्विस के तहत जो आने वाली सनत थी वो भी शामिल कर दी गई। ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने का जो था वो भी काम में लिया गया। बारी सामान प्राय बिजली के लिए जो बारी सामान तैयार किया जाता था उसको भी उन्होंने अपनी कौमियानी यानी कि नेशनल इंटरेस्ट में अपने कौमिया लिया गया। उन्होंने जो सनती इस्लाहात की उसके तहत 20 बड़े अदारों के डायरेक्टरों को बरतरफ कर दिया गया और इंतज़ामी एजेंसियाँ भी ख़त्म कर दी गई और इंतज़ामी डायरेक्टर दोबारा से अलग मुकर्रर किए गए और इसमें बैंकों को भी कौमी तहवील में ले गया और बीमा कंपनियों को भी ले लिया गया और लेबर के कानून के मतलब उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात की जो कि पाकिस्तान का मेन इशू था। उसमें ये था कि काम जो कातेकार हैं उनको 12 घंटे से काम करके 8 घंटे का दे दिया गया और बुढ़ापे में मजदूरों को पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी का जो फ़ायदे थे वो दिए गए और इस तरह जो उनके मिल माल में के दरमियान पैदा करने के लिए उन्होंने यूनियन बनाई जो कि बहुत अच्छा और यानी कि ठोस कदम था। इसके अलावा उन्होंने ज़रिए इस्लाहात की जिन ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, जिस तरह 150 एकड़ लेकर 300 एकड़, उन्होंने एक हाथ मुकर्रर कर दी कि 150 एकड़ ज़री ज़मीन जो कि नहरी और 300 एकड़ बरानी से ज़्यादा कोई बंदा नहीं रख सकता। सरकारी मुलाजमत जिन्होंने दौरान मुलाजमत जो उन्होंने अपने ज़मीन ली थी उसको 100 एकड़ तक उन्होंने महदूद कर दिया गया। तलीमी इदारों और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी किसी भी को मुकर्रर हद से ज़मीन रखने का कोई हक़ ना दिया गया। एक तरफा तौर पर मुजाहिरीन को मालिक बरतरफ नहीं कर सकता था और जबकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको अपनी ज़मीन से छोड़ सकता था। तो किसानों को ट्रैक्टर और दूसरी ज़री मशीनरी खरीदने के लिए आसान अकसात पर कर्जे दिए गए। नेशनलाइज के सनत, तलीम और कामर्स और तजारत पर असरात ये हुए तो उन्होंने ये जो जितनी सनती तरक्की उसको 4 चांद लगा दिए और 22 ख़ानदार का दौर ख़त्म हुआ और सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई। लेकिन मंफी संतों को मिलाने का एक मंफी असर ये भी हुआ कि नए सरमायादारों ने संतें लगाना कम कर दी तो मजदूर यूनियन ने आज़ादी का मजदूर फ़ायदा उठाया और इस वजह से उन्होंने काम भी नहीं इसी तरह किया, जिस वजह से आगे कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। तलीम के शोबे में जो मुस्तक़बिल असरात हुए कि मुल्क में जो जितने भी निजी तरीन इदारे थे कौमी तहवील में ले गए गए। जो बसों और गाड़ियों में उनको सफ़र करने की जो इजाज़त दी गई थी उसका मतलब स्कूल में बच्चों तलबा बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, उनका आना ज़्यादा हो गया और मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। तो पॉजिटिव इस तरह असातिज़ा की तरबियत के अदारे खोले गए, इस वजह से मतलब यकदम तलीम के मैदान में तरक्की भी हुई, लेकिन इससे कुछ मंफी असरात भी थे। जो प्राइवेट तलीमी इदारों के मालिक थे वो मंफी असरात में भी वो इसलिए खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने इदारे वापस लेने के लिए उन्होंने कानूनी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। जब क्राइम में तलबा को राहत दी गई तो इसका जायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुतालबात ट्रांसपोर्टर्स और तालिब इल्मों के दरमियान एक नई सूरत हाल लड़ाई की सतह पैदा हो गई। तो जब इतनी ज़्यादा उनको आज़ादी मिली तो वो पढ़ने के बजाय वो गैरत निसाबी सरगर्मियों में बच्चे ज़्यादा हिस्सा लेने लगे और वालिदैन उनके परेशान हो गए। तो सियासी जमातें थी, जब उनको यूनियन को इजाज़त मिली तो उन्होंने उधर जाके पंजे गाड़ लिए यूनिवर्सिटी में और इस तरह उनकी तलीम बहुत ज़्यादा मुतासर स्टूडेंट होगी। तो कामर्स और तजारत में ये हुआ कि सनती तरक्की जो थी उसमें कौमी तरीके से सनती पैदावार में इजाफा हुआ और हौसला जो सनती फरोग मशीनरी और खाम माल की जिस तरह उन्होंने ज़्यादा हौसला अफजाई की गवर्नमेंट ने
اور اس سے ملک کی ترقی زیادہ کرنے لگا اور تجارت بڑھنے لگی، برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی درآمد ہونے لگی۔ لیکن اس سے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے کہ جب افراط ضبط ہوئی تو برآمدات میں اضافہ تو ہوا لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا۔ اسی طرح پھر سامان جب لوگوں کے پاس پیسے آئے تو باہر سے پرتعیش سامان، گاڑیاں اور جو اس وقت مشینری جو تھی اس میں بہت زیادہ چیزیں آنے لگی، اس وجہ سے ادائیگیوں کا توازن میں بہت زیادہ مسئلہ بن گیا۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں بھی یکدم اوپر چلی گئی، جس وجہ سے پاکستان کا جو توازن تھا ادائیگیوں کو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ مجموعی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ بھٹو کا دورہ حکومت جو تھا، جو غریبوں، مزدوروں، طالب علموں اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے جو کہ نچلے طبقے تھے، ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی تھے کہ ملک میں صنعتی ترقی رک گئی تھی اور بہت زیادہ یعنی کہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، نئی صنعتیں کو فروغ نہیں مل رہا تھا اور نئی صنعتیں مطلب لگ نہیں رہی تھیں، لوگوں نے قانونی جدوجہد کرنا شروع کر دی تھی، طالب علموں نے اس کا اپنی آزادی کا امتیاز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور اسی طرح تجارت میں اور کامرس میں جو تھا وہ ادائیگی میں توازن پیدا ہو گیا تھا۔ تو لیکن آج بھی جو بھٹو کے دور کو یاد رکھا جاتا ہے، اس نے نچلے طبقے کو اور خاص طور پہ غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ تو جو امیر لوگ تھے اس کو وقتی طور پہ حوصلہ چھینی ہوئی تھی، لیکن بعد میں آنے والے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پھر اسی طرح ہو گیا ہے۔ ابھی کرنٹ دور چل رہا ہے، اس میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو علیحدہ سے چیزیں کریں گے، تو ہمارے چینل کا خیال بھی رکھیے گا، اسے سبسکرائب کریں اور اس کو گھنٹے کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو مل سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔